ये जो टाइगर किंग है ये है प्रतिबंधपुरम इस राज्य के महाराजा। इन्हें बहुत सारी उपाधियों से नवाजा गया है, जैसे कि हिज हाइनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, साताव्याघ्र सहारी, महाराजा धीराजा, विश्वभूषण सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। तो ये सारी उपाधियां हैं, लेकिन उन्हें शॉर्ट में टाइगर किंग ऐसा कहा जाता है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। इसका मतलब ऐसा है कि मैं आपको उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जा रहा है ये आखिरी में बताऊंगा, लेकिन मैं प्रिटेंड नहीं करूंगा, कुछ आपसे छुपाऊंगा नहीं। पहले आप कुछ भी कहे मैं आपको आखिरी में ही बताऊंगा। इवन द थ्रेट ऑफ द स्तुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। द स्तुका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। और लेखक कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि स्तुका बॉम्बर को अगर आप यहाँ लाते हैं, स्तुका बॉम्बर कौन है? तो स्तुका इज अ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर सेकंड बाय जर्मनी। और ये जो स्तुका नाम का जो एयरक्राफ्ट है, अगर उसे भी आप बुलाते हो, अगर वो मुझे धमकी देता है, फिर भी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि उन्हें टाइगर किंग क्यों कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्टोरी के आखिरी में बताऊंगा। अगर ये बात उस तुका को मालूम होती है तो शायद वो भी इस कहानी से पीछे हटेगा, भाग जाएगा। लेखक कहते हैं कि शुरुआती में आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि उसका जो इम्पोर्टेंस है टाइगर किंग का वो क्या है। वो बहुत ही साहसी व्यक्ति है और हर कोई उसे फेस टू फेस मिलना पसंद करेगा, लेकिन आपकी जो विश है फुलफिल हो नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है। एज भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथा, द टाइगर किंग हैज रीच दैट फाइनल अबाउट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। तो इसका मतलब ये है कि जब भरत राम को कहता है कि अपने पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, पिताजी दशरथ को भी यहाँ टाइगर किंग कहा गया है, और वो फाइनल अबोर्ड में चले गए हैं। फाइनल अबोर्ड बोले तो अंतिम घर, आदमी का अंतिम घर, यानी कि मृत्यु। तो जैसे दशरथ की मृत्यु हुई और भरत राम को कहता है कि अपने पिताजी की मृत्यु हुई, उसी का संदर्भ देते हुए लेखक कहते हैं कि अब आपको मैं टाइगर किंग से मिला नहीं पाऊंगा, क्योंकि टाइगर किंग अभी जिंदा नहीं है। टाइगर किंग इज डेड। लेखक कहते हैं कि टाइगर किंग की मृत्यु की कहानी भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उनकी मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में आपको कहानी के अंत में ही पता चलेगा। और उनका जो मृत्यु है उसका जो फंटास्टिक एस्पेक्ट है वो ऐसा है कि जैसे ही टाइगर किंग का जन्म हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ आए और उन्होंने भविष्यवाणी की कि टाइगर किंग को एक दिन मरना पड़ेगा। टाइगर किंग अभी बहुत छोटा है, बच्चा है, अभी उसका जन्म हुआ है। तो उसके बारे में एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि ये बच्चा योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो का हीरो बनेगा, चैंपियनों का चैंपियन बनेगा। लेकिन ऐसा कहने के बाद वो एस्ट्रोलॉजर्स थोड़ा वहाँ रुकते हैं, अपने दांतों तले उनके ओठ वो दबाते हैं, और वैसा करने पर बाकी जो लोग वहाँ उपस्थित है उन्हें कुछ तो भी उसमें डाउट लगता है। वो लोग एस्ट्रोलॉजर्स को पूछते हैं, उन्हें कंपेल करते हैं कि बताइए क्या हुआ, कंटिन्यू करो। लेकिन फिर भी वो एस्ट्रोलॉजर्स कुछ भी बताते नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ तो भी सीक्रेट है, ये बात अगर हम नहीं बताए तो अच्छा है, क्योंकि इस सीक्रेट को हम ऐसे ही दबाए रखना चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजर को फोर्सफुली पूछने पर वो एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि बच्चे का जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि शायद उसकी ज़िंदगी के लिए उसे खतरा है, उसकी डेथ पॉसिबल है। उसी समय एक मिरेकल होता है। ये जो बच्चा है जिसे हम टाइगर किंग कहते हैं, जिसका नाम ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर है, वो अभी 10 दिन का है और उसके मुंह से शब्द निकलते हैं ओ वाइज प्रोफेट्स। इसका मतलब होशियार ज्योतिषो। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स। ऐसा उसके मुंह से शब्द सुनते ही सभी लोग स्तब्ध होते हैं। उन्हें आश्चर्य लगता है, उन्हें लगता है कि 10 दिन का बच्चा ऐसे कैसे बोल रहा है। वो सभी जो ज्योतिष है उस बच्चे की तरफ देखते हैं। उन्हें कुछ तो भी डाउट होता है कि ऐसा बच्चा, इतना छोटा बच्चा, इन्फेंट कैसे क्या बोल रहा है, और उसके मुंह से इतने क्लियर प्रोनाउंसिएशन कैसे निकल रहे हैं, क्लियर वर्ड्स कैसे आ रहे हैं। उसके बाद में भी वहाँ के एस्ट्रोलॉजर्स उस बच्चे की तरफ देखते ही रहते हैं। उन्हें लगता है कि यह बच्चा कितना अच्छा बोल रहा है। वॉर के समय जैसे कि वॉर रूम से न्यूज़ आती है, उसी प्रकार की न्यूज़ ये बच्चा सुना रहा है उसके मुंह से, तो सभी लोग वहाँ आश्चर्यचकित हुए हैं। तो यहाँ ऐसा बताया गया है कि उस प्रिंस का जन्म है वो हुआ है बुल अवर में, यानी कैसा हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी राशि होती है तो उसकी राशि वहाँ टॉरस है। टॉरस बोले तो बैल की जाति। तो यहाँ ऐसा संदर्भ दिया गया है कि बच्चे का जन्म वृषभ या टॉरस अवर में हुआ, बुल अवर में हुआ। तो बुल यानी कि बैल, बैल का दुश्मन है टाइगर, तो बच्चा इज इक्वल टू बुल एंड उसका एनिमी होगा टाइगर। तो बच्चे को किससे खतरा है? टाइगर से खतरा है। तो इस प्रकार से बच्चे को जो मार डालेगा वो मार डालने वाला कौन है? तो टाइगर है। तो इस प्रकार का संदर्भ हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो जब 10 दिन का बच्चा इतने क्लियर प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, अपने मुंह से कुछ बोल रहा है क्लियरली, तो ये सुनकर वहाँ के जो लोग हैं एस्ट्रोलॉजर्स है उन्हें आश्चर्य होता है। वो वहाँ स्तब्ध खड़े रहते हैं और वो देखते हैं उस बच्चे की तरफ बहुत ही
ध्यान से देखते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। उसमें का जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर होता है वो अपना चश्मा वो निकाल के उस बच्चे की तरफ देखने लगता है। तभी वो बच्चा कहता है कि जो लोग जन्म लेते हैं उन्हें एक दिन मरना ही है, तो इसमें क्या बात है। आप जो मेरा प्रेडिक्शन कर रहे हो, भविष्य बता रहे हो कि मैं मरूंगा, तो इसमें कौन सी नई बात है। मैं तो मरूंगा ही, लेकिन मुझे ये बताइए कि मेरे मरने का सेंस क्या होगा, मैं कब मरूंगा, कैसे मरूंगा। अगर आप ये बताते हैं तो उस प्रेडिक्शन में, उस भविष्यवाणी में कुछ दम है। जैसे ही उस बच्चे को पता चलता है कि मेरी मौत का कारण टाइगर बनने वाला है, तो उसे कुछ भी घबराहट नहीं होती। एक्चुअली उसे घबराहट होनी चाहिए थी, लेकिन वो बिल्कुल ही घबराता नहीं है, बल्कि वो गुर्राता है और धमकाने की आवाज़ में वो कहता है कि लेट टाइगर्स बिवेयर, यानी कि बाघो अब सावधान रहो, यानी कि टाइगर्स अपनी जान बचाओ। तो इस प्रकार से उसमें जो डेयरिंग बताई है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो ये जो अकाउंट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, शायद ये रूमर राइट भी हो सकता है। प्रतिबंधपुरम में इस प्रकार की जो अफवाह है फैली हुई है, तो शायद ऐसा हो भी सकता है। लेकिन अगर हम जो स्टोरी में देखने वाले हैं, अगर हम बाद में जो भी हम देखने वाले हैं, तो उससे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद ये रूमर नहीं होंगी, अफवाह नहीं होंगी, ये सच्चाई भी हो सकती है। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि बच्चे के जन्म के समय जैसा चमत्कार हुआ था कि 10 दिन का बच्चा बोलने लगा था, तो ऐसा चमत्कार उसके जीवन में कभी नहीं हुआ। वो जनरल एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही जिंदगी जिया। यहाँ बताया है कि उसमें इंग्लिश गाय का दूध पिया, वो इंग्लिश स्कूल में गया, उसकी टीचर इंग्लिश थी, जो नैनी थी वो भी इंग्लिश थी। नैनी बोले तो उसका पालन पोषण करने वाली औरत। उसके बाद में उसने जो फ़िल्में देखी वो भी इंग्लिश फ़िल्में थी। और उसके बाद में जो 20 साल का बनने पर उसे क्राउन दिया गया, उसे उस राज्य का राजा घोषित किया गया। और अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑफ वार्ड्स बोले तो एक लीगल बॉडी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिससे राजा महाराजाओं की जो बच्चे हैं उनका जो वारिस होता है, तो उनके अधिकार को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हें कहते हैं कोर्ट ऑफ वार्ड्स। तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा उसे राज्य का कार्यभार भी सौंपा जाता है। राज्य के लोगों को ये बात पता है कि हमारे राजा को किससे खतरा है, तो एक टाइगर से खतरा है। लेकिन अभी जो राजा है उसे ये बात मालूम नहीं है, क्योंकि वो बच्चा था, उस समय की बात थी, अब वो बड़ा हो गया। लेकिन लोगों के द्वारा उसे ये बात पता चली कि उसे टाइगर से खतरा है। तो उसके बाद में उसने सोचा कि चलो ठीक है, हमारे आजू बाजू में जितने भी फॉरेस्ट है उसमें जितने भी टाइगर है, मैं उन सभी टाइगर को खत्म कर दूंगा। और वो कहता है कि अगर मैं किसी गाय को भी मारता हूँ सेल्फ डिफेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसी प्रकार से मैं टाइगर को मारूंगा। क्यों मारूंगा? क्योंकि मैं सेल्फ डिफेंस में मारूंगा, क्योंकि उससे मुझे खतरा है। तो इस प्रकार राजा अब टाइगर की शिकार करना शुरू करता है। और जैसे ही वो पहले टाइगर को मारता है, बहुत खुश होता है, और टाइगर को वो एक एस्ट्रोलॉजर के घर ले जाता है और उसे दिखाता है। दिखाने के बाद एस्ट्रोलॉजर्स उसे कहते हैं कि महाराज ये तो सब ठीक है, लेकिन जब तक आप 100 टाइगर को किल नहीं करते, ज़रा सावधान रहिएगा। हो सकता है कि आप 99 टाइगर को मार दो, लेकिन जो 100वां टाइगर है वो बहुत डेंजर हो सकता है, तो उससे आप केयरफुल रहिएगा। उस पर राजा कहता है कि अगर मैं 100वां भी टाइगर मारूँ तो क्या? तो उस पर वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि ऐसा तो शायद पॉसिबल ही नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो मैं मेरी एस्ट्रोलॉजी की सारी किताबें फाड़ डालूंगा। उसके बाद में वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं मेरे बाल कटवाऊंगा और मैं इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करूंगा। उसके बाद में राजा डिक्लेयर करता है कि हमारे राज्य में कोई भी टाइगर की शिकार नहीं करेगा। तो यह ऐसा बताया है कि शायद ये सेलिब्रेशन का टाइम है टाइगर के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। राजा कहता है कि सिर्फ मैं मारूंगा, कोई और नहीं मारेगा। अगर कोई टाइगर को मारता है या कोई पत्थर भी उसकी तरफ फेंकता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त की जाएंगी। अब राजा का केवल एक ही ध्येय है, अपने राज्य के सभी बाघों को खत्म करना। अब वो शपथ लेता है कि मैं राज्य के सभी बाकी के काम 100 टाइगर को मारने के बाद ही करूंगा, और वो अपने टाइगर किलिंग के काम पर लक्ष्य देता है, ध्यान देता है। अब उसके काम में बहुत सारे खतरे आते हैं, बहुत बार तो टाइगर से उसकी हाथापाई होती है, लेकिन फिर भी महाराजा ही हमेशा जीतता है। अब यहाँ एक ऐसे प्रसंग का उदाहरण दिया है जिससे उस राजा का, यानी कि अपने टाइगर किंग का जो राज्य है वो जा भी सकता है। अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का ये राजा अपना अंकित था, और अंग्रेजों का एक बड़ा ऑफिसर उस राज्य में आया, उसे हंटिंग करने का बहुत शौक था। वो राज्य में आने के बाद में टाइगर किंग से कहता है कि मैं तुम्हारे राज्य में जो टाइगर है उनकी शिकार करना चाहता हूँ। लेकिन उस राज्य का नियम था कि उस राज्य में कोई भी टाइगर की शिकार नहीं करेगा, केवल शिकार करेगा महाराजा। तो वो उस ऑफिसर को नकारता है, उसकी बात नहीं मानता है, बल्कि उसे कहता है कि साहब आप टाइगर की शिकार मत कीजिए, चाहे तो आप किसी सुअर की शिकार कीजिए या किसी माउस की कीजिए, मॉस्किटो की कीजिए, मगर टाइगर की मत कीजिए। उसके बाद में वो ऑफिसर अपने सेक्रेटरी के जरिए दीवान को एक चिट्ठी भेजता है, और चिट्ठी में वो कहता है दुराई, यानी कि वो जो हाई रैंकिंग ऑफिसर है उसे कहा है दुराई। वो खुद टाइगर की शिकार नहीं करेंगे, वो खुद टाइगर को किल नहीं करेंगे, बल्कि महाराजा ही उस टाइगर को मारे, महाराजा उस टाइगर की शिकार करे। शिकार करने के बाद में केवल मुझे वह फोटो खींचना है उस टाइगर के साथ, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि मैंने उसकी शिकार की है। तो ऐसा वो हाई रैंकिंग ऑफिसर अपनी चिट्ठी में भेजता है, लेकिन महाराजा फिर भी एग्री नहीं होते।
इस घटना के बाद में महाराजा भी थोड़ा डर सा जाता है। उसे भी लगता है कि शायद मेरा सिंहासन भी जा सकता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका जो राज्य था वो अंग्रेजों का अंकित राज्य था। अब राजा एक प्लान करता है। उसे लगता है कि वो जो ऑफिसर है वो नाराज हो गया है। अब उसे खुश करने के लिए वो उसकी वाइफ को कुछ गिफ्ट देना चाहता है। इसलिए वो कलकत्ता के एक ज्वेलरी शॉप से 50 डायमंड की रिंग बुलाता है, जिसकी कुल प्राइस 3 लाख रुपए होती है। उसे ऐसा लगता है कि मैं जब 50 रिंगें उसकी वाइफ को गिफ्ट करूंगा तो उसकी वाइफ 50 में से एक दो रख लेगी और बाकी के वापस कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसकी वाइफ पूरे के पूरे रख लेती है और इस प्रकार से 3 लाख रुपए का खर्चा महाराजा का हो जाता है। 3 लाख रुपए का खर्चा जरूर होता है, लेकिन उसका राज्य बचता है। उसके बाद में राजा का टाइगर को किलिंग करने का जो मिशन है वो चालू है और 10 साल में करीबन उसने 70 टाइगर्स को किल किया है। तो ऐसा करते करते अब ऐसा हो गया कि उसके राज्य में कोई टाइगर बचा नहीं है। तो ऐसा हो गया कि उसका जो मिशन है जैसे कि स्टॉप ही हो गया, क्योंकि अभी कोई टाइगर ही दिखाई नहीं देता है और उसे तो मारने हैं 100 टाइगर। अभी तक उसने 70 टाइगर को मारा है। राजा कहता है कि क्या टाइगर ने अपनी प्रजाति को बढ़ाने का काम बंद किया या उन्होंने रिचुअल सुसाइड किया, कोई टाइगर ही दिख नहीं रहा, या उनको मेरे हाथों से नहीं मरना है, ब्रिटिशों के हाथों से मरना है। तो इस प्रकार की भी वह चर्चा हमें दिखाई देती है। अभी राजा को 30 टाइगर मारने हैं और वो अपने दीवान के पास आकर उन्हें गुस्से में कुछ कहने लगता है। हवा में बंदूक वगैरह ऐसे वो घुमाता है तो उसका दीवान भी थोड़ा घबराता है। वो कहता है कि साहब मैं टाइगर थोड़ी हूँ। तो उस पर राजा भी कहता है कि मुझे मालूम है तुम टाइगर नहीं हो, तो मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम अपने आजू बाजू के राज्य में जाओ और किस राज्य में ज़्यादा टाइगर की संख्या है ये पहले देखो, और जिस राज्य में टाइगर की ज़्यादा संख्या होगी उस राज्य के रॉयल फैमिली में अगर कोई लड़की है तो मैं उससे शादी करना चाहूँगा, मैं वहाँ का दामाद बनना चाहूँगा। अगर मैं वहाँ का दामाद बना तो जब मैं वहाँ जाऊँगा तो उस राज्य के जो टाइगर है उन्हें भी मैं मार पाऊँगा। तो इस प्रकार का काम वो दीवान को सौंपता है। दीवान आजू बाजू के राज्य में जाता है और वहाँ का जो ज़्यादा टाइगर वाला राज्य है वो सिलेक्ट करता है और वहाँ की एक लड़की के साथ राजा की शादी होती है। अब राजा जब कभी भी अपने ससुराल में जाता है तो जितने भी दफ़ा हो जाएगा तो वो 5-6 टाइगर को मारता रहता है। तो ऐसा करते करते अभी तक राजा ने 99 टाइगर्स को मार डाला है और अभी उसका सपना केवल एक टाइगर मारने के बाद में पूरा होने वाला है। एस्ट्रोलॉजर ने जो उसके बारे में भविष्यवाणी की है कि शायद तुम्हें 100वां टाइगर भी मार सकता है। तो राजा अब इस चिंता में है कि उसे 100वां टाइगर जल्दी मिले ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके, और राजा चाहता है कि उसके बाद में वो टाइगर को मारने का काम भी छोड़ेगा। अब परिस्थिति ऐसी आ गई कि शायद टाइगर का मिल्क मिले लेकिन टाइगर नहीं। अब राजा के दिमाग में थोड़ी उदासी आ गई। उसे लगा कि अब मैं क्या करूं, एक टाइगर नहीं मिल रहा। और उसी दौरान एक खबर आती है कि किसी गांव में से बकरियां लगातार गायब हो रही है। तो राजा को ऐसा लगता है कि ये गायब करने का काम तो किसी टाइगर का ही होगा। खादर मिलान साहब या वीरासामी नायकर जैसे लोग जो बकरियां खाने में बहुत एक्सपर्ट है, उनका काम ये नहीं होगा। तो अब राजा को यकीन होता है कि ये टाइगर ही है और इसलिए वो उस गांव में जाता है और लोगों को कहता है कि आप चिंता मत करो, आपको 3 साल का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब राजा उस जंगल में जाता है। जंगल में वो टाइगर को खोजने का प्रयास करता है लेकिन टाइगर नहीं मिलता। राजा को ऐसा लगता है कि टाइगर मेरी अवहेलना कर रहा है और टाइगर ने खुद को कहीं तो भी छुपा लिया है। बहुत दिन जाने के बाद में राजा का जो गुस्सा है बढ़ता है और उस गुस्से में बहुत सारे ऑफिसर्स को अपनी ड्यूटी खोनी पड़ती है। राजा लेकिन बहुत ही डिटरमाइन पर्सन है। वो जंगल से वहाँ से जाने का प्रयास नहीं करता, वो वही डट के रहता है। लेकिन बाद में जब वो टाइगर मिलता ही नहीं, राजा का गुस्सा इतना बढ़ता है कि राजा ने जिस जगह का टैक्स माफ किया था उन लोगों का टैक्स राजा ने अब दुगना कर दिया। ये बात जैसे ही दीवान को पता चलती है तो दीवान राजा को बताता है कि महाराज आप ऐसा न करें, ऐसा अगर करेंगे तो जनता में नाराजगी पैदा होगी और उस नाराजगी का फायदा इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपका राज्य भी जा सकता है। ऐसा कहने पर राजा दीवान को कहता है कि मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ उतना करो, अगर तुम नहीं कर सकते हो तो तुम अपने पोस्ट से रिजाइन कर लो। तो ये बात सुनने के बाद में दीवान भी अब कन्विंस होता है कि उसे भी पता चलता है कि महाराजा को जब तक 100वां टाइगर नहीं मिलता और 100 टाइगर की वो शिकार नहीं करते तब तक महाराजा को चैन नहीं आएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत सारी आपत्तियां हमारे राज्य में आ सकती है। इसलिए दीवान भी अब जोर शोर से एक टाइगर को खोजने का प्रयास करता है और उसी प्रयास में उसे मद्रास के एक पीपल पार्क में एक बूढ़ा टाइगर मिलता है जिसे वो अपने घर लाकर छुपा कर रखता है। और एक रात को अपने गाड़ी में उस टाइगर को लाकर राजा जहाँ शिकार के लिए बैठा था या शिकार कर रहा था उस जंगल में उस टाइगर को छोड़ देता है। दूसरे ही दिन वो टाइगर और राजा की मुठभेड़ होती है। तो टाइगर राजा की नजर में आता है और राजा बहुत खुश होता है। राजा उस टाइगर को गोली मार देता है और टाइगर कचरे के ढीग में कहीं तो भी गिरता है। अब राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, वो बहुत खुश है। वो जैसे ही टाइगर नीचे गिरता है वो अपनी कार में बैठता है और वहां से चला जाता है और उसके साथ में जो भी शिकारी है उन्हें ऑर्डर देता है कि वो उस टाइगर को लेके आए। जैसे ही वो शिकारी टाइगर के पास जाते हैं और देखते हैं कि टाइगर तो जिंदा है, और आंखें खोल के उन शिकारियों को देख रहा था।
और उसी समय शिकारी सोचते हैं कि अगर ये बात राजा को बताए कि आपने जो गोली मारी वो उस टाइगर को लगी ही नहीं, तो राजा बहुत नाराज होगा और शायद उन्हें नौकरी से निकाल भी सकता है, पनिश भी कर सकता है। ये सोचकर वो हंटर उस टाइगर को मार डालते हैं और बाद में राजा की ऑर्डर के अनुसार उस टाइगर को गाँव में ले जाया जाता है, उसकी प्रोसेशन निकाली जाती है और उसे एक जगह पर दफन करने के बाद में उसके दफनाए हुए जगहों पर एक कुछ तो भी मोनूमेंट, एक टॉम्ब बनाई जाती है। अब राजा टाइगर को मारने का काम छोड़ देता है, उसे ऐसा लगता है कि उसने 100 टाइगर को मार दिया है। अब यहाँ एक्चुअल में उसने 99 टाइगर्स को ही मारा है। आखिरी का जो टाइगर था वो उसे राजा ने नहीं मारा, बल्कि उन शिकारियों ने मारा है। अब राजा ने टाइगर को मारने का काम छोड़ दिया है और कुछ दिनों के बाद में जब उसके बेटे का बर्थडे होता है, तो राजा सोचता है कि अपने बेटे के साथ बर्थडे मनाए और उसे कुछ गिफ्ट दे। तो उसे कुछ तोहफा देने के लिए वो दुकान में जाता है गाँव में। तो दुकान में से उसे एक अच्छा गिफ्ट कौन सा दे ये सोचते हुए वो उसे एक वुडन टॉय, टाइगर का एक वुडन टॉय होता है, वो उसे गिफ्ट में देता है। दुकान में से वो खरीद लेता है। उसकी एक्चुअल प्राइस 2 आना और 1 क्वार्टर की होती है, लेकिन वो शॉपकीपर राजा को बताता है कि ये 300 रुपये का है। शॉपकीपर को ऐसा लगता है कि शायद कम प्राइस बताऊँ तो राजा मुझे पनिश करे, लेकिन राजा उस दुकानदार को कुछ पैसे नहीं देता और फ्री में वो वहाँ से लेके जाता और कहता है कि ये तुम्हारी तरफ से मेरे बेटे को गिफ्ट है। और बाद में वो जो टाइगर है, वुडन टाइगर, उसके साथ में राजा खेलता है। वो जो वुडन टाइगर है उसका जो बनावट है उसकी बराबर नहीं है, उसको एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया हुआ होता है। उस टाइगर के शरीर पर यानी कि उस टॉय के शरीर पर कुछ टीनी स्लीवर्स होते हैं जो कि अपने हाथ में कहीं तो भी हमें लग सकते हैं, उससे हमें जख्म हो सकती है। और वैसा ही होता है, एक स्लीवर्स राजा के एक हाथ में जाती है और उसके बाद में राजा को वहाँ एक जख्म होती है, जख्म का संक्रमण होता है, उसमें कुछ पीप भरता है, पस हो जाता है और फिर उसके पूरे हाथ में दर्द होता है। अब राजा का दर्द इतना बढ़ता है कि उसे मद्रास से कुछ फेमस डॉक्टर्स को बुलाना पड़ता है और डॉक्टर्स आने के बाद में उसका सर्जरी का वो सोचते हैं कि चलो राजा का अब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट महाराजा इज डेड। तो इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सौवा टाइगर था उसी ने महाराजा की जान ली। तो सौवा टाइगर कौन सा था? ये टॉय वाला, जिसने राजा से फाइनल रिवेंज लिया। तो यहाँ इस प्रकार से ज्योतिषों की बात भी सही साबित हुई। तो दोस्तों ये एक नाटक है जो स्टेज पर परफॉर्म किया जा रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 ऐसे भाग भी हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।